प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में जो तीसरे चैप्टर का पार्ट है, तीसरे चैप्टर का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वायरमेंट बैलेंस करने के लिए कुल 7 साइकिल सतत चलते रहते हैं। इस 7 साइकिल में पहला साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके अलावा ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, कैल्शियम साइकिल है, इटीज। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पृथ्वी सतह पर विभिन्न जल स्रोत हैं। पृथ्वी सतह पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। इन जल स्रोतों से जल वाष्प के रूप में हमेशा वाष्पीकृत होता रहता है। ये जल स्रोत है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, झील है इत्यादि। इन जल स्रोतों से जल हमेशा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता रहता है। इसके अलावा जितनी वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों से भी जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता रहता है। वायुमंडल में जाने के बाद यह बादल के रूप में एकत्रित हो जाता है। बादल के रूप में जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिसे कहते हैं संघनन प्रक्रिया, तब यह बादल या जल वाष्प जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वनस्पतियों द्वारा ले लिया जाता है, फसलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशेष जलधाराओं के रूप में पुनः नदी नाले नदियों में इकट्ठा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पुनः चलती रहती है। जितने जल स्रोत हैं, जितने वनस्पतियां हैं, वाष्पन क्रिया होती रहती है और वायुमंडल में बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है या संघनन होता है, फिर यह बादल जल के रूप में नीचे चला आता है। इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इसके परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, भूमि और वायुमंडल पर पानी के सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की संपूर्ण प्रोसेस को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, भूमि और वायुमंडल में जल के सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की संपूर्ण प्रोसेसिंग को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का भी फिगर दिखाई दे रहा है। जब बादल जल के रूप में भूमि पर आता है तो विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे भूमि द्वारा अवशोषित किया जाता है, फसलों द्वारा अवशोषित किया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष जल धाराएं बनाकर अपने ढाल की तरफ किसी गड्ढे में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी झील में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से ज़्यादा मात्रा में होने पर नदियों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। वर्षा जल जब पृथ्वी पर आता है तो जल धाराओं के रूप में जिस स्रोत में इकट्ठा होता है, जैसे गड्ढे में इकट्ठा हुआ, नदी में इकट्ठा हुआ, किसी झील में इकट्ठा हुआ, तो उस नदी का वह एरिया कैचमेंट एरिया कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसी को समझना चाहें, वर्षा जल भूमि तल पर बहते हुए जहाँ पे एकत्रित होता है
उस नदी, नाला, तालाब, समुद्र, उतने का वह कैचमेंट एरिया कहलाता है। जिस एरिया से जिस जल स्रोत में इकट्ठा होता है वही उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। तीसरा टॉपिक इसका है चैप्टर के अनुसार रन ऑफ। रन ऑफ बराबर टोटल रेन माइनस लॉस ऑफ रेन। वर्षा जल पृथ्वी पर आने पर विभिन्न भागों में अवशोषित किया जाता है। टोटल वर्षा जल पृथ्वी पर जितना आया उसमें से वनस्पतियों, फसलों, भूमि द्वारा कितना एब्जॉर्ब हो गया, कितना अवशोषित हो गया, उसके बाद जो बच जाता है वही रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ को दूसरे शब्दों में वर्षा जल जो प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहते हुए किसी नदी या जल स्रोत में इकट्ठा होता है, जो प्राकृतिक धारा के रूप में बहता है, उसी को रन ऑफ कहते हैं। पृथ्वी पर पानी गिरा, जितना अवशोषित है हो गया। अवशोषित होने के बाद जल धाराओं के रूप में बहता है। ये जल धाराओं के रूप में बहने वाले को रन ऑफ कहते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें जानना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ किन फैक्टर पर प्रभावित होता है? रन ऑफ किन फैक्टरों पर प्रभावित होता है इसे जानना है। जो वर्षा का जल प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहता है उसे रन ऑफ कहते हैं। यह 6 प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करता है या प्रभावित होता है। इसका पहला बिंदु है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। दूसरा बिंदु है नेचर ऑफ कैचमेंट एरिया। तीसरा बिंदु है टोपोग्राफी। चौथा बिंदु है शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। पांचवा बिंदु है वेजिटेशन कवर। छठा बिंदु है टेम्परेचर। इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर रन ऑफ प्रभावित होता है। ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रन ऑफ प्रभावित होता है। पहले पे अगर चर्चा करें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। अगर वर्षा बहुत धीमे धीमे हुआ तो पहले अवशोषित हो जाता है जल। अवशोषित होने के बाद बहुत धीरे धीरे कहीं बहता हुआ जाता है। वर्षा बहुत तेज हुआ तो हमें तुरंत बहते हुए दिखता है। यह बहता हुआ जलधारा कहलाता है। यही जलधारा अगर रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में होगा तो वर्षा जल ज़्यादा रन ऑफ होगा। रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वर्षा जल ज़्यादा होगा, और वर्षा जल ज़्यादा होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। वर्षा जल कम होगा तो रन ऑफ कम होगा। दूसरा इसका फैक्टर है नेचर ऑफ कैचमेंट एरिया। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई स्लोपी लैंड है, कोई भूमितल स्लोपी है, ज़्यादा मात्रा का एरिया का पानी किसी जल स्रोत में मिलता है। अगर स्लोपी है तो रन ऑफ हमें तुरंत जलधाराओं के रूप में बहते हुए दिखाई देगा। तो उसका नेचर कैसा है? जिस क्षेत्र से में रन ऑफ हो रहा है, अगर एकदम प्लेन है तो उस वहाँ का रन ऑफ अलग होगा। अगर नेचर स्लोपी है
तो वहाँ का रन ऑफ अलग होगा। तो यह भी एक प्रभाव डालता है। तीसरा है टोपोग्राफी, वहाँ का स्थल कैसा है। सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, पथरीली भूमि है। अगर पथरीली भूमि होगी तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। सैंडी सॉइल है तो रन ऑफ कम होगा। क्ले सॉइल है तो भी थोड़ा कम होगा। तो वो स्थल कैसा है वहाँ का, इसके ऊपर भी रन ऑफ निर्भर करता है। अगला टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। रन ऑफ जहाँ हो रहा है उसका शेप कैसा है, ढालू स्वभाव का है, बड़ा एरिया है, सारा पानी एक जगह की तरफ जा रहा है तो हमें रन ऑफ ज़्यादा मिलेगा। कई जगहों पे बढ़ जा रहा है, कई तरफ स्लोप है तो कुछ दाएं कुछ बाएं बह जाएगा तो रन ऑफ कम होगा। तो इसके ऊपर भी यह प्रभाव डालता है। वेजिटेशन कवर, भूमि तल अगर वनस्पतियों से आच्छादित है, घिरा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में वनस्पतियाँ हैं तो रन ऑफ कम होगा, उनके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। अगर खाली खाली है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। तो वेजिटेशन कवरिंग कितना है, ज़्यादा होगा तो रन ऑफ कम हो जाएगा, उनके द्वारा पहले ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से छठा बिंदु है टेम्परेचर। अगर ड्राई सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रन ऑफ कम होगा, टेम्परेचर नॉर्मल है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। अगला टॉपिक है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है? अगर हम कोई एक ग्राफ बनाए जो हमें डिस्चार्ज और टाइम दोनों रिप्रेजेंट करें, उसे हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिस्चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे बाढ़ के समय हम मूल्यांकन करते हैं। चित्र से स्पष्ट है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर हम टाइम ले लें, वर्टिकल एक्सिस पर हम अगर डिस्चार्ज ले लें, तो यह डिस्चार्ज जैसे पानी ज़्यादा बरसा तो उस समय जल स्रोत भर कर लेवल अप होते रहते हैं। पानी ज़्यादा बरसता है तो हम कहते हैं धीरे धीरे जल स्रोत अप हो रहा है और एक सीमा के बाद बाढ़ आ जाता है। तो इससे कितना पानी बढ़ रहा है वर्षा जल के कारण, हम पहले से हाइड्रोग्राफ से सचेत हो जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम समय लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्चार्ज देखते हैं। वर्षा जल जब ज़्यादा होता है तो डिस्चार्ज बट नेचुरल है, ज़्यादा होगा। तो वह डिस्चार्ज किस रेशियो में बढ़ रहा है। घनघोर वर्षा होती है तो डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और किस रेशियो में बढ़ रहा है इसका मूल्यांकन चित्रण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हाइड्रोग्राफ कहते हैं। हाइड्रोग्राफ के बाद अगला टॉपिक है यूनिट हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ जैसे है वैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ भी है। यूनिट हाइड्रोग्राफ में 1 सेंटीमीटर वर्षा जल कितने देर में हुआ, इसका जानना यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर वर्षा बहुत जल्दी हो जाएगा। हम उसके हिसाब से अपने जितने हमारे इरिगेशन के शटर हैं, जितने पानी जिधर हमें फ्लो करना है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर वर्षा ज़्यादा समय में हुआ तो हम उसे सामान्य समझकर जैसे फ्लो हो रहा है वैसे होने देते हैं। इसको भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे समय का निर्धारण करते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज का निर्धारण करते हैं।
डिस्चार्ज एक समय के हिसाब से कितना बढ़ रहा है इसका मूल्यांकन करते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर वर्षा जल जितने देर में होता है उसे यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। आज के इस टॉपिक में बस इतना।